राधे राधे दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ इजराइल में हमास द्वारा हुए आतंकी घटना के बारे में। इजराइल और पैलेस्टीन के बीच कौन गलत है कौन सही और इन दोनों का झगड़ा किस रीजन की वजह से हुआ और ब्रिटिश गवर्नमेंट का इसमें क्या रोल रहा, चलिए जानते हैं आज की इस वीडियो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। वर्ल्ड वॉर से पहले पैलेस्टीन में किसी टाइप का कोई झगड़ा नहीं था। यहाँ मुस्लिम्स की पॉपुलेशन ज्यादा थी, पर इनके साथ ज्यूज और क्रिश्चियंस भी खुशी खुशी रहते थे। उस वक्त ये पूरा एरिया ऑटोमन एम्पायर के कंट्रोल में था। इस मैप पर हम देखें तो ऑटोमन एम्पायर यूरोप से लेकर नॉर्थ अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के काफी सारे हिस्सों पर भी फैला हुआ था। कुछ अरब लीडर्स थे जो ऑटोमन एम्पायर के रूल से काफी तंग आ गए थे। वो खुद को यहाँ से आजाद करवाना चाहते थे और अपने इस मोटिव को पूरा करने के लिए वो ऑटोमन एम्पायर के दुश्मन ब्रिटिशर्स से चोरी छुपे जा मिले। ब्रिटिशर्स ने उनसे वादा किया कि अगर वो वॉर में ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट उनकी हेल्प करेंगे तो उनको एक आजाद कंट्री दी जाएगी। ऐसा ही एक वादा ब्रिटिशर्स ने यूरोप में मौजूद ज्यूज से भी किया था। ज्यूज शुरुआत से ही ऐसी कम्युनिटी थी जिनका दुनिया में कोई पक्का ठिकाना नहीं था। उनकी अपनी कोई कंट्री नहीं थी। वो जहाँ भी रहते थे माइनॉरिटी कहलाए जाते थे। ज्यूज को नफरत की नजरों से देखा जाता था और कई बार उनको जान से मार दिया जाता था। पर ऐसा क्यों था? इसका रीजन रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट है। कई सदियों से क्रिश्चियंस ये मानते थे कि वो ज्यूज ही थे जिनकी वजह से जीसस क्राइस्ट की मौत हुई थी। इसी मेन कॉन्फ्लिक्ट की वजह से यूरोप में क्रिश्चियंस ज्यूज को टॉलरेट नहीं करते थे। दुनिया भर में फैले ज्यूश कम्युनिटी का नेटवर्क जैसे आज स्ट्रॉन्ग है, वैसे ही पहले भी काफी स्ट्रॉन्ग था। वो पैलेस्टीन में अपने अलग देश पाने की मूवमेंट को जियोनिज्म का नाम देते थे। इस मूवमेंट की शुरुआत 1986 में थियोडोर हेर्ज़ल ज्यूश पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ने की थी। उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन जूइश स्टेट है, जिसमें उन्होंने लिखा था यूरोप में मौजूद जूइश को पीसफुल लाइफ जीनी है तो उनको पैलेस्टीन में अपना अलग देश बनाना होगा। शुरुआत में कई जूइश इस कॉन्सेप्ट के खिलाफ थे कि हम एंटी सेमिटिज्म यानी जूइश के खिलाफ नफरत की वजह से अपनी कंट्री को क्यों छोड़े। लेकिन देखते ही देखते ये मूवमेंट एक पॉलिटिकल फेस में चेंज हो गई। दुनिया भर के जूइश पैलेस्टीन की ओर आने लगे। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उनसे यानी यूरोपियन जूइश से वादा किया था कि वो उनको पैलेस्टीन में उनकी अपनी कंट्री बनाने का मौका देंगे। अब कुछ टाइम आगे चलें तो 1917 में वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रही थी, जिसमें ऑटोमन एम्पायर को बुरी तरह से ब्रेकेज हो रही थी। 2 नवंबर 1917 को ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी ने एक ब्रिटिश जूइश कम्युनिटी के हेड के नाम एक लेटर लिखा। इस लेटर में लिखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जूइश पैलेस्टीन अपनी अलग कंट्री बना लेंगे। इसमें यह भी लिखा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से उनको फुल सपोर्ट रहेगा और इससे यहाँ पहले से रहने वाले मुस्लिम्स को कोई हार्म नहीं पहुंचेगा। मिस्टर बेल्फोर के लेटर लिखने के 1 मंथ के बाद ब्रिटिश सोल्जर्स आए और उन्होंने पैलेस्टीन पर कब्जा करके ऑटोमन एम्पायर जो 400 साल पुराना रूल था उसको खत्म कर दिया। पर सवाल यह है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जूइश को अपनी अलग कंट्री देकर बदले में क्या पाना चाहती थी। असल में ब्रिटिशर्स को सिर्फ एक ही चीज चाहिए थी कि ऑटोमन एम्पायर के जाने के बाद यहाँ कोई ऐसी स्टेट बन जाए जो फ्यूचर में उनका साथ दे सके। इसलिए उन्होंने ज्यूज से अलग कंट्री का वादा तो किया था, लेकिन बदले में ज्यूइश से भी वो प्रॉमिस लिया था कि वो अपनी अलग कंट्री बनाने के बाद ब्रिटिशर्स का साथ नहीं छोड़ेंगे। पहले ऐसा होता था कि वॉर में जो कंट्री जीत जाती थी वो अगली कंट्री पर कब्जा करके अपने रूल को लागू कर देती थी, तब तक जब तक वो खुद इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ब्रिटेन के हिस्से में पैलेस्टीन आया था। उन्होंने वहां जूइश कॉलोनी बनाने की कोशिश की और आगे चलकर कामयाब भी हुए। लेकिन पैलेस्टीन के अरब्स जो ऑलरेडी वहां रहते थे उनका मानना यह था कि ब्रिटेन ने हमसे हमारी फ्रीडम के बारे में एक बार भी नहीं पूछा। 1919 में आर्थर बेल्फोर ने एक मेमोरेंडम लिखा था जिससे ये बात ऑलरेडी मेंशन थी कि पैलेस्टीन में पहले से रहने वाले अरब से उनकी मर्जी के बारे में पूछने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया भर से जूइश कम्युनिटी के लोगों का आना शुरू हो गया था। उन्होंने वहां अपने स्कूल्स बनाए, फैक्ट्रीज खोली और ब्रिटिशर्स की मर्जी से अपनी एक छोटी आर्मी भी बना दी जिसको हगाना कहा गया था। 1939 तक अरब्स ये सब सहते रहे, पर इसके बाद अरब्स ने आवाज उठाना शुरू किया, पर इसका अंजाम या तो अरेस्ट करना था या फिर मौत। लेकिन फिर भी पैलेस्टीन के अरब्स ने अपनी स्ट्राइक खत्म नहीं की। इस पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पेल कमीशन बनाया। इस कमीशन ने अनरेस्ट का ये सोल्यूशन निकाला कि पैलेस्टीन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाए। ये सोल्यूशन भी पैलेस्टीन के अरब्स ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि अनरेस्ट तो इसी बात पर था कि पैलेस्टीन को डिवाइड क्यों किया जा रहा है। 1939 तक अरब्स का ये विरोध ब्रिटिश गवर्नमेंट के व्हाइट पेपर रिलीज होने तक चलता रहा। इस व्हाइट पेपर में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पैलेस्टीन की पिछली 20 साल की सिचुएशन को ध्यान में रखकर एक पॉलिसी पब्लिश की थी। इस पॉलिसी में सबसे पहले तो पील कमीशन को रिजेक्ट किया गया, जिससे अरब्स की स्ट्राइक खत्म हो गई। पैलेस्टीन में नए आने वाले जूइश शरणार्थियों को आने पर रोक लगा दी गई और जो जूइश पहले से पैलेस्टीन में मौजूद थे उनको अरब्स की जमीन खरीदने पर भी रोक लगा दिया गया। साथ ही ये भी डिसाइड हुआ कि अगले 10 सालों में पैलेस्टीन को एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जाए और वही जूइश लोगों की भी होम कंट्री होगी। जियोनिस्ट के लिए ये व्हाइट पेपर किसी धोखे से कम नहीं था।
ये व्हाइट पेपर पहली बार जूइश और ब्रिटिशर्स में कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर गया। उन्होंने व्हाइट पेपर को मानने से इनकार कर दिया और पूरे पैलेस्टीन में ब्रिटिश गवर्नमेंट पर हमला करना शुरू कर दिया, जिससे कई लोकल लोग भी मारे गए। हमले कई महीनों तक हुए, लेकिन फिर कुछ ऐसा बड़ा हुआ जिसने सारी अटेंशन ले ली। 1939 सितंबर में वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गई, जहां ये जंग दुनिया भर में 6 करोड़ लोगों की जान ले गई। वहीं हिटलर ने अपने डेथ कैंप्स में 60 लाख यूरोपियन जूइश को बुरी तरह मार दिया। इस घटना को हेलोकास्ट कहा जाता है। 1941 और 1945 के बीच यूरोप में रहने वाले 66% जूइश को हिटलर ने मार दिया था। बचने वाले जूइश के पास पैलेस्टीन जाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि एक तो ये उनके लिए होली प्लेस थी और दूसरी वहाँ की जूइश कम्युनिटी वहाँ पहले से आबाद थी। उन्होंने वहाँ ब्रिटिशों की लगाई इमिग्रेंट्स की लिमिट्स लगाने के बाद भी माइग्रेशन करना शुरू कर दिया। पैलेस्टीन में भी हालात कहीं ठीक नहीं थे। वहाँ व्हाइट पेपर के खिलाफ अभी तक जियोनिस्ट ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ रहे थे। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद ब्रिटिशर्स अब थक चुके थे और उनमें अब हिम्मत नहीं बची थी कि अब वो और लड़ें। और 1947 में ब्रिटिशर्स ने यहाँ से निकलने का फैसला कर लिया और अपनी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब उन्होंने यूनाइटेड नेशन पर डाल दिया कि अब इस प्रॉब्लम का तुम ही कोई सोल्यूशन निकाल लो। उस टाइम पैलेस्टीन में जूइश की पॉपुलेशन 6,30,000 थी, जबकि 1,40,000 क्रिश्चियंस और 11,81,000 मुस्लिम्स थे। ये फिगर्स एक इटालियन जूइश डेमोग्राफर सर्गियो डेल्हा ने दिए थे। देखा जाए तो यहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन क्लियरली जूइश से डबल थी, लेकिन यूएन ने पैलेस्टीन के पार्टीशन प्लान में 55% जमीन जूइश को देने का प्रपोजल दिया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इस प्रपोजल को 72% वोट्स मिले और फाइनल कर दिया गया कि 55% लैंड जूइश को मिलेगा। लेकिन यूएन ने आज तक कभी इस बात की एक्सप्लेनेशन नहीं दी है कि 30% जूइश को 55% लैंड कैसे दे दिया गया। उस वक्त यूएन की असेंबली में इंडिया की भी प्रेजेंस थी और इंडिया ने भी इस फैसले के खिलाफ वोट डाला था। उस वक्त के पीएम जवाहरलाल नेहरू ने यूएन के फैसले के खिलाफ आवाज उठाई थी और कहा था कि यूएन के इंडियन एम्बेसडर को जियोनिस्ट की तरफ से रिश्वत ऑफर की गई थी कि वो उनके हक में वोट डाले, और यूएन की इस रेजोल्यूशन को अरब की कई कंट्रीज ने रिजेक्ट किया और पैलेस्टीन में अब जियोनिस्ट और पैलेस्टीनियंस आमने सामने आ गए। दोनों तरफ से एक दूसरे पर हमले किए जाने लगे, लेकिन ऑब्वियसली जूइश की मिलिट्री काफी स्ट्रॉन्ग भी थी। पैलेस्टीन उनका मुकाबला नहीं कर सके। 14 मई 1948 को डेविड बेन गुरियन ने ऑफिशियली स्टेट ऑफ इजराइल बनाने की अनाउंसमेंट कर दी। वो इजराइल के पहले पीएम बन चुके थे। 1948 में कई सारी नेबरिंग अरब कंट्रीज ने इजराइल पर हमला करने का फैसला किया, क्योंकि एक तो उन्होंने पहले से यूएन में इसके खिलाफ वोट किया था, दूसरा उनकी नज़र में ये ब्रिटिशर्स का एक नया तरीका था उनके देश पर कब्जा करने का। ये पहली अरब इजराइल वॉर थी जिसमें 5 अरब कंट्रीज एक छोटे से इजराइल पर हमला करती हैं, जिसे बने अभी कुछ ही महीने हुए थे। लेकिन इजराइल को वेस्टर्न कंट्रीज की सपोर्ट थी और उनके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री भी थी। अकेले इजराइल ने 5 अरब कंट्रीज को हरा दिया। वॉर खत्म होने के बाद यूएन ने जो पैलेस्टीन के लिए एरियाज चुने थे, अब इजराइल उन पर भी कब्जा कर बैठा था। वेस्ट बैंक जॉर्डन के कब्जे में आ गया था और गाजा स्ट्रेट इजिप्ट के कंट्रोल में। 1967 में एक और अरब इजराइल वॉर होती है, जिसमें इजराइल न सिर्फ वेस्ट बैंक बल्कि गाजा स्ट्रीट और इजिप्ट के पूरे साइनाई पेनिनसुला पर भी कब्जा कर लेता है। इस सब के बीच पैलेस्टीन के लोग अपना खुद का देश बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसे PLO यानी पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया। शुरू में ये हथियार उठाकर फोर्सफुली अपना अलग देश पाने की कोशिश करते थे। अपनी आवाज उठाने के लिए PLO ने कई प्लेन्स और शिप्स भी हाईजैक किए। इसीलिए अमेरिका और इजराइल ने PLO को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया, पर कई कंट्रीज PLO को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं मानती थी। वो इनको बस रेवोल्यूशनिस्ट समझते थे जो अपना देश बनाना चाहते हैं। 1974 में PLO को UN के थ्रू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है, इस बिना पर कि ये पैलेस्टीन लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं। उसके बाद 1979 में इजिप्ट और इजराइल के बीच पीस टॉक सक्सेसफुली हो जाते हैं और इजिप्ट पहली अरब कंट्री बन जाती है जो इजराइल को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करती है। इस पर इजराइल इजिप्ट को उनका साइनाई पेनिनसुला वापस कर देता है, लेकिन 2 सालों के बाद इजिप्ट पीएम को एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरफ से मार दिया जाता है कि कैसे उन्होंने इजराइल के साथ समझौता कर लिया। इतने लंबे टाइम से वेस्ट बैंक पर इजरायली ऑक्यूपेशन की वजह से काफ़ी सारे जूइश वहाँ पर भी अपने घर बनाना शुरू कर देते हैं, लेकिन इंटरनेशनल कम्युनिटी इस पर एतराज़ करती है क्योंकि ये 1947 में यूएन के पार्टीशन प्लान के खिलाफ था। वेस्ट बैंक का एरिया पैलेस्टीन के लिए रखा गया था, लेकिन इजराइल ने उस पर भी कब्जा कर लिया, वहां अपने लोगों को बसाना शुरू कर दिया। 1992 में एक बार फिर से इजराइल और PLO के बीच पीस टॉक्स होते हैं। PLO के लीडर यासीर अराफत भी इजराइल को रिकॉग्नाइज करते हैं और इजराइल के PM यित्ज़हाक राबिन PLO को रिकॉग्नाइज करते हैं।
वो ये श्योरिटी देते हैं कि पीएलओ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन इस टाइम पीएलओ भी स्प्लिट हो जाती है। उनका एक दूसरा ग्रुप जो चाहता था कि इजराइल से कोई भी समझौता ना हो, वो ग्रुप बन जाता है जिसको आज हम हमास के नाम से जानते हैं। दूसरी तरफ इजराइल का एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप भी अपने पीएम के खिलाफ जाकर ये कहता है कि पैलेस्टीन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन इससे पीस टॉक्स को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। पीएलओ और इजराइल पहली बार आमने सामने आकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, पर दिक्कत ये भी थी कि वेस्ट बैंक में ऑलरेडी काफी सारे इजरायली अपने घर बना चुके थे, वो भी इजराइल गवर्नमेंट की मर्जी से। तो सोल्यूशन निकाला गया कि वेस्ट बैंक को 3 हिस्सों में डिवाइड किया जाएगा, ए, बी और सी। ए एरिया सिर्फ पैलेस्टीन पीएलओ के कंट्रोल में होगा, बी दोनों के कंट्रोल में, और एरिया सी सिर्फ इजराइल के कंट्रोल में रहेगा। यानी 1947 में बनाया गया यूएन का पार्टीशन प्लान यहाँ दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। पैलेस्टीन को सिर्फ वेस्ट बैंक में गिने चुने टुकड़े ही मिल पाए थे जहाँ वो अपनी गवर्नमेंट चला सके। पीएलओ ने इसे भी एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन 1995 में अचानक कुछ ऐसा हुआ जिससे सारे पीस टॉक्स की धज्जियां उड़ गई। जूइश एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप ने अपने ही प्राइम मिनिस्टर का मर्डर कर दिया था। वो किसी भी कीमत पर ये नहीं चाहते थे कि वेस्ट बैंक के आसपास भी कोई पैलेस्टीनियन बसे। 1996 में पैलेस्टीन के पहले इलेक्शन होते हैं और पैलेस्टीन की पहली गवर्नमेंट बनती है, लेकिन हमास जो पैलेस्टीन की मिलिटेंट ग्रुप है वो इस बात से खुश नहीं होता और इलेक्शंस से बायकॉट कर जाता है। इतना ही नहीं, वो इजराइल में कई सारे सुसाइड बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है, जिससे इजराइल और पैलेस्टीन लोगों के बीच पहले से नफरत अब कई ज्यादा बढ़ जाती है। इस घटना के बाद इन दोनों के बीच डिस्प्यूट्स होते रहते हैं। इससे बचने के लिए इजराइल ने वेस्ट बैंक में अपने सेटलमेंट्स के आसपास कंक्रीट वॉल्स खड़ी कर दी, जिससे पैलेस्टीन्स का रहना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर 2006 में पैलेस्टीन में दोबारा से इलेक्शंस होते हैं और अब की बार हमास जीत जाता है। इससे पीएलओ हार जाती है और हमास और पीएलओ में सिविल वॉर छिड़ जाती है और पैलेस्टीन 2 टुकड़ों में बढ़ जाता है। आज गाजा स्ट्रिप पर हमास का वोट है और वेस्ट बैंक पर छोटे छोटे टुकड़ों में पीएलओ की गवर्नमेंट है। ज्यादातर जो इजराइल और हमास की झड़प होती है उसमें इसी गाजा स्ट्रिप से इजराइल पर रॉकेट फायर किए जाते हैं। इसी वजह से इजराइल ने गाजा स्ट्रिप के आसपास घेरा बनाकर बहुत बड़ी फेंस खड़ी कर दी है। आज हर दूसरे तीसरे साल हमास और इजराइल में जंग होती रहती है। पिछली बार 2021 में ऐसा हुआ था और अब अक्टूबर 2023 में हमास ने इजराइल पर 5000 से ज्यादा रॉकेट फायर किए। ये था इजराइल और पैलेस्टीन का वो कॉन्फ्लिक्ट जो पिछले 100 सालों से शक्ल बदल बदल कर आज तक अपनी मौजूदगी बताता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।